नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तैयारी कर लो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमारी बातें चल रही थी आपकी जीविका प्रोडक्ट पर, हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जीविका के पर हमने पढ़ लिया कि जीविका क्या चीज़ क्या होती है, जीविका का मापन कैसे किया जाता है। जीविका के अलावा हमने बात की कि जीविका के फायदे क्या हैं और जीविका नष्ट होने के कारण क्या। जीविका के संरक्षण हमने बात की थी, इसमें स्थानीय होते हैं जहाँ चीज़ है उसी स्थान दूसरा संरक्षण कर दिया जाए। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो आपके सब आपके याद रखिएगा कि इसमें स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आपके एक होता है बहिस्थान एक्सेसिव होता है। तो कल जब क्लास खत्म हुई मैं यही पता मुझे याद आ रहा है बहिस्थानी संरक्षण, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ जल्दी उसमें बहिस्थानी संरक्षण आपके क्या होता है। संरक्षण बही का मतलब होता है बाहर, और एक्सेसिव को कहा जाता है, इसे एक्सेसिव को कहा जाता है कि होता है एक्सेसिव प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन क्या होता है ध्यान सुनिएगा। तो जीव जिस वातावरण में रहता है उसका प्राकृतिक वातावरण होता है, लेकिन अगर किसी जीव को उसके प्राकृतिक वातावरण से हटाकर कृत्रिम स्थानों पर उनका संरक्षण किया जाए तो उसे बहिस्थानी संरक्षण कहा जाता है। क्या बोला मैंने ये बोला है जीव को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम स्थानों पर उसका संरक्षण करना बहिस्थानी संरक्षण कहलाता है। जीव में पादप व जंतु दोनों आते हैं, याद रखना पादप व जंतु दोनों आते हैं, पादप व जंतु दोनों आते हैं। पादप व जंतु जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण से हटाकर जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर प्राकृतिक आवासों से हटाकर कृत्रिम आवासों में उनका संरक्षण का जो संरक्षण होता है उनका संरक्षण वही स्थानीय संरक्षण एक्सेसिव कहलाता है। इन एक्सेसिव कंजर्वेशन वही स्थानीय संरक्षण कहलाता है, याद रखिएगा संरक्षण कहलाता है, स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो जीवों को उसके प्राकृतिक आवासों से हटाकर कृत्रिम आवासों में अगर उनका संरक्षण किया जाए तो उसे कहा जाता है कि ये वही स्थानीय संरक्षण है, याद रखिएगा वही स्थानीय संरक्षण है। इसके लिए बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान बनाए गए हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके लिए क्या क्या बनाए गए हैं, चिड़ियाघर बनाए गए, आप लोगों को पता है चिड़ियाघर बनाए गए हैं। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन बनाए गए हैं। तो चिड़ियाघर है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था चिड़ियाघर है। इसके अलावा वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन होते हैं, वनस्पति उद्यान होते हैं या एक्वेरियम होते हैं। एक्वेरियम जल जीवशाला, एक्वेरियम जहाँ मछलियों को कुछ ऐसे प्रजातियां जो विलुप्त के कगार उनको ऐसे कृत्रिम जलाशय बनाए जाते हैं। एक्वेरियम जल जीवशाला जिसको बोला जाता है, जल जीवशाला आदि। ये वो कुछ कृत्रिम आवास होते हैं जहाँ जीवों का हम संरक्षण करते हैं। ऐसे जीव जो विलुप्ति के कगार पर खड़े हुए हैं या विलुप्त होने वाले होंगे, ऐसे जीवों को हम कृत्रिम आवासों में उनका संरक्षण किया जाता है। तो राधे राधे सभी को नमस्कार, विराज सोनू जीवा सभी को नमस्कार। ये कहानी याद रखिएगा तुम्हारा। तो एक्सेसिव हो गया और इनसिव हो गया, ये दो प्रकार के तुम्हारे आपके संरक्षण हो गए हैं, आपका एक्सेसिव और इनसिव प्रकार का। अब इसके बाद एक आता है आपका विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि आखिर IUCN क्या है। जीवों का संरक्षण करने के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN ये एक ऐसी संस्था है जो जीवों का संरक्षण करने के लिए मानी जाती है। याद रखना जैव विविधता में बहुत सारी जो जातियां नष्ट हो रही होती हैं या संकटग्रस्त हो रही होती है या भविष्य में जो विलुप्त होने के कगार पर होती है, उनके संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना की गई है। याद रखना जैव विविधता के नष्ट होने के कारण जो जीव विलुप्ति के कगार पर होते हैं या विलुप्त हो जाएंगे भविष्य में, इन जीवों को बचाने के लिए, याद रखिएगा बचाने के लिए, तो जैव विविधता के नष्ट होने के कारण बहुत सी प्रजातियां जो है, बहुत सी जंतु या पादप प्रजातियां कारण बहुत सी जंतु व पादप प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, या नष्ट होने के कगार पर है, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर है, याद रखिएगा विलुप्त होने के कगार पर है। उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण पादप प्रजाति भी हो सकती है और जंतु प्रजातियां भी हो सकती है, इसमें याद रखिएगा पादप प्रजातियां भी हो सकती है और आप लोगों की जंतु प्रजातियां भी हो सकती है, याद रखिएगा। आवाज चेंज इसकी हो रही, गला खराब है भाई, गला खराब है राज, गला खराब हो जाता है क्योंकि सारे दिन जब पढ़ाते हैं तो गला इस वजह से खराब हो जाता है, और गला खराब होने के कारण ये कहानियां हो रही हैं। तो विलुप्त होने के कगार पर उनके संरक्षण के लिए याद रखिएगा उनके संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा ऑफ नेचर की ओ नहीं ऑफ नेचर है, ऑफ नेचर याद रखिएगा ऑफ नेचर IUCN का गठन किया गया है। तो जो आपकी जैव विविधता नष्ट हो रही है ना, जैव विविधता नष्ट हो रही है, तो जैव विविधता के नष्ट होने के कारण ही बहुत से पादप और जंतुओं की प्रजातियां इस पृथ्वी से नष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई हैं। तो जीव विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुए हैं, उनको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का गठन किया गया, जिसे IUCN कहते हैं। याद रखिएगा ये IUCN का गठन किया गया है, इस IUCN का गठन किया गया है और इसका वर्तमान में नाम जो है वो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU है। याद रखिएगा वर्तमान में इसका जो नाम है, इसका नाम है IUCN का वो WCU है। लिख देता हूँ वर्तमान में इसका नाम जो है, इसका नाम WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU है, याद रखिएगा वर्तमान में इसका नाम WCU है, याद रखिएगा वर्तमान में इसका नाम WCU है। इसका मुख्यालय प्लांट में है, याद रखना इसका मुख्यालय जो है वो प्लांट में है, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा तुम्हें, मुख्यालय है मुख्यालय है इसका प्लांट कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई, स्थापना 1948 में हुई।
अब ये क्या करता है, जो आपका WCU या IUCN है, वो किताब जारी करता है। उस किताब में जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर है या संकटकालीन है या बहुत ही ऐसी चीज जो वास्तविकता में खत्म होने वाली है, उनकी एक किताब जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो IUCN जो है, याद रखिएगा, IUCN जो है वो आपके रेड डाटा बुक जारी करता है। वो जो तुम्हारा WCU या IUCN है, ये सबसे बड़ी संस्था है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी संस्था है ये जैव विविधता को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। तो बात को थोड़ा समझिएगा कि जो हमारा IUCN है वो एक किताब जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, हमारी रेड डाटा बुक है। ये वास्तविकता में कौन जारी कर रहा है? ये IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। ये है IUCN के द्वारा जारी की जाती है, द्वारा जारी की जाती है, इसके द्वारा जारी की जाती है भैया। ये आपकी रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा। ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है, इसमें विलुप्त संकटग्रस्त जीव होते हैं वो, इसमें विलुप्त, इसमें जो हमारे विलुप्त होते हैं, इसमें विलुप्त संकटग्रस्त, विलुप्त हो गए संकटग्रस्त, विलुप्ति के कगार पर, विलुप्ति के कगार पर खड़े जीवों, तो विलुप्ति के कगार पर जीव होते हैं, उनके बारे में ये आंकड़े जारी करती है, याद रखिएगा। बड़े जीवों के लिए आंकड़े जारी करती है, जीवों के लिए आंकड़े जारी करती है, आंकड़े जारी करती है। विलुप्ति के कगार पर या दुर्लभ जीव देते हैं, यहाँ पर दुर्लभ जीवों को, संकटग्रस्त था दुर्लभ जीवों के लिए आंकड़े जारी करती है, जीवों के लिए आंकड़े जारी करती है, आंकड़े जारी करती है। हमारी रेड डाटा बुक है, जिसमें विलुप्त संकटग्रस्त है दुर्लभ जीवों के लिए आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो इसमें विलुप्त संकटग्रस्त दुर्लभ जीवों के लिए आंकड़े जारी देते हैं, ये इसमें नहीं है, ये कौन रेड डाटा बुक, ये विलुप्त संकटग्रस्त है दुर्लभ जीवों के लिए आंकड़े जारी करती है हमारी IUCN जो थी 1963 में, सबसे पहले ये 1963 जारी की गई थी। यह सबसे पहले 1963 में जारी की गई, जारी की गई थी, याद रखना कब जारी की गई, 1963 में जारी की गई थी। इसमें 3 पेज होते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद करिएगा। इसमें मोस्टली 3 पेज होते हैं, इसमें लाल सूची जो होती है, इसमें 3 पेज होते हैं, लाल सूची होती है, इंग्लिश सूची होती है, डाटा होती है। तो याद रखिएगा ये रेड डाटा बुक है तुम्हारी, रेड डाटा बुक है तुम्हारी। आज तक जो है वो 5 रेड डाटा बुक जारी की जा चुकी है। तो दुनिया में प्रथम रेड डाटा बुक जो थी 1963 में जारी की गई थी और पहली प्रकाशन तक हुआ 1972 में। तो आज तक याद रखिएगा, आज तक टोटल 5 रेड डाटा बुक जारी की गई है, टोटल 5 रेड डाटा बुक जारी की गई है। उसमें 3 प्रकार के पेज होते हैं, याद रखना 3 प्रकार के पेजों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले 1963 में जारी की गई, इसमें कुल 3 पेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पेज होते हैं, इसमें कुल 3 पेज होते हैं, याद रखना 3 पेज होते हैं, इसमें कुल 3 पेज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 3 पेज आपके कौन कौन से हैं। तो IUCN क्या करता है, जो जीव विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं, दुर्लभ जो जीव होते हैं, संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, उनकी किताब जारी करती है, इसको कहते हैं रेड डाटा बुक। याद रखना रेड सिग्नल वाली बात होती है, संकट है, याद रखिएगा। तो ये बुक जारी की जाती है, इसमें कुल 3 पेज होते हैं, इसमें 3 पेज होते हैं। हरा पेज, जिन जातियों पर खतरा नहीं होता है वो हरा पेज। तो पहला मैं लिखता हूँ हरा पेज, पहला हरा पेज होता है जिन जातियों पर खतरा ना हो, जिन जातियों पर खतरा ना हो, जिन जातियों पर खतरा ना हो, वो तुम्हारा होता है खतरा ना हो। जिन जातियों पर खतरा ना हो वो हरा पेज होता है, जिन जातियों पर कोई खतरा नहीं है वो तुम्हारा हरा पेज होगा। और इसके बाद दूसरा जो पेज होता है गुलाबी, वो जिन प्रजातियों पर या जिन जातियों पर खतरा होता है वो गुलाबी, पिंक जो पेज होता है गुलाबी पेज, गुलाबी पेज जो होता है जिन जातियों पर या जिन प्रजातियों पर, जिन जातियों पर या प्रजातियों पर, जिन जातियों पर खतरा हो वो गुलाबी पेज में रखी जाती है, वो गुलाबी पेज में रखी जाती है, याद रखिएगा। और इसमें जो तीसरा पेज होता है वो होता है लाल पेज, रेड पेज होता है, लाल पेज याद रखिएगा। तीसरा होता है इसमें हमारा लाल पेज। और जो लाल पेज होता है इसमें जो जीव होते हैं, जो जीव विलुप्त वास्तविकता में जो समाप्त होने वाली होती है या समाप्त हो चुकी होती है, उनके बारे में डाटा होता है। वे जातियां या वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर है, वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी है कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में इसमें है, विलुप्त हो चुकी है, हो चुकी है, उनके बारे में आंकड़े होते हैं। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। और ये जब IUCN के द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा, प्रेजेंट बिल्कुल प्रेजेंट में चिड़िया है, बिल्कुल घरेलू चिड़िया भाई, बिल्कुल डायनासोर जो विलुप्त हो चुके हैं, अभी घरेलू चिड़ियाओं पर संकट मंडरा रहा है। और गंगानगर से तो घरेलू चिड़िया लगाओ खत्म भी कर दी है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि हमने घरेलू चिड़ियाओं को खत्म कर दी गंगानगर हनुमानगढ़ से मोस्टली। बहुत अच्छी बात है कि हम इन जीवों को खत्म करने में हमारा पूरा योगदान है, गिद्धों को खत्म करने में हमारा पूरा योगदान है। और इनको विलुप्त होने गंगानगर हनुमानगढ़ से कर दिया है, याद रखिएगा। तो ये कहानी है। तो ये आपकी कुल 3 पेज है, इसमें हरा पेज, गुलाबी पेज और लाल पेज। जिन जातियों पर खतरा ना हो उसको हरे पेज में, जिन जातियों पर खतरा हो गुलाबी पेज में, और जो जातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई हैं या विलुप्त हो चुकी हैं उनको याद रखिएगा, याद रखिएगा, उनको आपके लाल पेज में रखा जाता है। आज तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई है, याद रखिएगा। तो प्रकाशित हुई है, पहली जो प्रकाशित हुई थी वो याद रखिएगा, देखो रेड डाटा बुक नाम की जो चीज आई थी वो 1963 में आती, 1963 में आती, याद रखिएगा। लेकिन प्रकाशन सबसे पहले कब होता है, 1972 में जाके होता है। और आज तक टोटल 5 रेड डाटा बुक जारी की जा चुकी है, याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ कि प्रथम जो रेड डाटा बुक थी, प्रथम जो रेड डाटा बुक थी, याद रखिएगा, वो 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रथम रेड डाटा बुक, प्रथम रेड डाटा बुक। देखो रेड डाटा बुक नाम की कुछ चीज जो आई थी 1963 में आ चुकी, लेकिन वास्तविकता में इस पुस्तक का रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब हमारा IUCN जारी करेगा इसमें अलग प्रकार प्रजातियों के जीवन मिले थे। पहली बार प्रकाशित कब होती है, तो ये होती है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1972 को, याद रखिएगा। ये पहली बार जब प्रकाशित होती है तो 1 जनवरी 1972 को प्रथम रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। ये सबसे पहले कब प्रकाशित होती है, तो 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित होती है। आज तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है, 5 रेड डाटा बुक का प्रकाशन हो चुका है, 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है। ये बात याद करनी है, 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है, याद रखिएगा। कितनी हो चुकी है, तो 5 हो चुकी है। अब ये 5 कौन कौन सी है, तो प्रथम रेड डाटा जो बुक थी तुम्हारी वो स्तनधारियों के लिए थी। प्रथम जो थी वो प्रथम रेड डाटा बुक जो थी, प्रथम
रेड डाटा बुक जो थी वो स्तनधारी जीवों के लिए, याद रखना प्रथम रेड डाटा बुक स्तनधारी जीवों के लिए थी। कौन कौन से स्तनधारी जीवों का खतरा है या बिल्कुल या जो भी था स्तनधारी जीवों के लिए थी, इसमें स्तनधारी जीवों की बात की गई। द्वितीय जो रेड डाटा बुक आई थी याद रखिएगा, द्वितीय रेड डाटा बुक जो थी तुम्हारी, द्वितीय रेड डाटा बुक याद रखिएगा ये तुम्हारी पक्षियों के बारे में थी, इसमें पक्षियों के बारे में था। तीसरा जो तुम्हारा था वो वास्तविकता में सरीसृप वर्ग के जीवों का था, सॉरी मछली नहीं, मोस्टली उभयचर जीव, उभयचर जीव होते हैं, उभयचर जीव होते हैं तो पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर जीव कहते हैं, याद रखना। तो तीसरी जो रेड डाटा बुक आई थी, तीसरी रेड डाटा बुक तीसरी जो आई थी, तीसरी रेड डाटा बुक जो थी, डाटा बुक जो थी वो याद कीजिएगा वो उभयचर जीवों के लिए आई थी। उभयचर जीव यानी आपके एम्फीबियंस ऐसे जीव होते हैं जो पानी और सतह दोनों पर रह सकते हैं, तो ये तीसरी रेड डाटा बुक तुम्हारी चौथी मछलियों के लिए आई थी, याद रखिएगा। चौथी जो थी वो मछलियों की थी, चौथी रेड डाटा बुक जो आई थी वो तुम्हारी मछलियों के लिए आई थी, मछलियों के लिए आई थी। और पांचवी वनस्पतियों के लिए पादप और पादप यानी वनस्पतियों के लिए पांचवी रेड डाटा बुक जारी की गई है, याद रखिएगा, जो पौधे और वनस्पतियों के लिए होती है। पांचवी जो रेड डाटा बुक है ये याद कीजिएगा तुम लोग, पांचवी रेड डाटा बुक है जो तुम्हारी चौथी के बाद पांचवी जो रेड डाटा बुक है वो पौधे और वनस्पतियों के लिए है, पौधे व वनस्पति। बस इतनी सी बातें तुम्हें याद करनी है कि ये है तुम्हारी रेड डाटा बुक। बहुत बढ़िया, भी सोनू जी बताइना, सोनू की चिड़िया हो चुकी है आवाज चीज। चलिए, तो ये है तुम्हारी रेड डाटा बुक। तो जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है और जैव विविधता पर खतरा को भापने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, जैव विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए एक संस्था का गठन किया जाता है 1948 में। इसका मुख्यालय ग्रांट स्विट्जरलैंड में है और इस संस्था का नाम था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। और ये जो संस्था थी ये किताब जारी कर रही है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, 1963 की बात है। पहली पुस्तक का प्रकाशन होता है 1972 में, 1 जनवरी 1972 में। प्रथम जो बुक थी वो स्तनधारी जीवों के लिए प्रकाशित की गई, दूसरी पक्षियों के लिए थी, तीसरी उभयचर जीवों के लिए थी, चौथी जो तुम्हारी मछलियों के लिए थी और पांचवी पेड़ पौधों के लिए जारी की गई। आज तक 5 रेड डाटा बुक जारी हो चुकी है। ये जो रेड डाटा बुक होती है उसमें कुछ पेज होते हैं, उन पेजों के अगर बात करें तो 3 पेजों पर तुम लोगों को बात याद करनी है कि आगे कौन कौन से तुम्हारा पेज जिन जातियों पर खतरा नहीं होता है उनको हरे पेज पर रखा जाता है, गुलाबी पेज जिन जातियों पर खतरा होता है और लाल पेज ये जातियां होती हैं, तो याद रखिएगा ये जातियां होती हैं तो आपकी विलुप्ति की कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है, ये बात आपको याद करनी है। ये कहानी थी तुम्हारी रेड डाटा बुक की, ये बात आपको रेड डाटा बुक में याद कर लेनी है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत बातें करें तो तुम्हारे हॉटस्पॉट क्या होते हैं, अब मैं उन पर थोड़ी सी बात उसके बारे में बता देता हूँ। इसको हॉटस्पॉट कहते हैं, जैव विविधता के तप स्थल कहा जाता है। जैव विविधता के जो तप स्थल होते हैं उनका मतलब होता है ऐसे स्थान जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, वो जैव विविधता के हॉटस्पॉट होते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब ये होना चाहिए, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है हॉटस्पॉट जगह वह जगह जो विशेष काम की रही हो। जैव विविधता के तप स्थल क्या है, जैव विविधता के आपने जैव विविधता के याद रखिएगा। तो ये कहानियों की डेटा तक क्लास में याद करना है, ज्यादा ज्योग्राफी में पढ़िए, बहुत ही मतलब पढ़िए ज्योग्राफी वाले हल्की हल्की बातें बस करके चल रही है। तो जैव विविधता के तप स्थल क्या है, जैव विविधता के तप स्थल, जैव विविधता के तप स्थल ये हॉटस्पॉट आपको याद करने हैं। इसको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहते हैं। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ऑफ बायोडाइवर्सिटी या क्या है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो वे स्थान होते हैं जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी वही तुम्हारे हॉटस्पॉट क्या है, वही स्थान तुम्हारे हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व स्तर पर 36 हॉटस्पॉट है जिसमें से 4 भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 याद रखिएगा भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 भारत में पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं हॉटस्पॉट की तो ऐसे स्थल जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जैव विविधता के तप स्थल कहलाते हैं, जैव विविधता के तप स्थल कहलाते हैं, याद रखना तप स्थल कहलाते हैं, जैव विविधता के तप स्थल कहलाते हैं। तब पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो तुम्हारे जैव विविधता के तप स्थल कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये जो शब्द देने वाला था, ये जो शब्द दिया था नॉर्मन वायस ने दिया था, याद रखना। हॉटस्पॉट जो शब्द है याद रखिएगा, हॉटस्पॉट शब्द जो था वो शब्द का प्रयोग नॉर्मन वायस ने किया था, याद रखना नॉर्मन वायस ने किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हॉटस्पॉट शब्द देने वाला व्यक्ति था कौन, तो वास्तविक में ये शब्द देने वाला था हमारा नॉर्मन वायस। नॉर्मन वायस जो ब्रिटिश पारिस्थितिक थे, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया था। तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन वायस ने किया था। ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, याद रखना ब्रिटिश पारिस्थितिक थे या ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। जो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द दिया था। इस विश्व में सबसे ज्यादा विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। कुल कितने हैं, 36 हॉटस्पॉट हैं, याद रखना 36 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से 4 भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से 4 भारत में पाए जाते हैं। टोटल हॉटस्पॉट 36 है वैश्विक स्तर पर और वर्तमान में 4 भारत में पाए जाते हैं। तो 4 जो है भारत में पाए जाते हैं, टोटल 36 है, टोटल 36 में से 4 जो है भारत में पाए जाते हैं, याद रखिएगा 4 जो है भारत में पाए जाते हैं। और जो 4 है इनमें हिमालय क्षेत्र हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट क्षेत्र हो गया, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट और सुगालैंड ये 4 भारत में हॉटस्पॉट हैं, ये 4 भारत में हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट है तो याद होना चाहिए कौन कौन से हैं, वो भारत में कुल 4 है। तो निम्न अब निम्न में कौन कौन, तो हिमालय क्षेत्र हो गया, पहला हिमालय क्षेत्र हो गया। दूसरा जो है तुम्हारा ये इंडो बर्मा वाला क्षेत्र आ गया हिमालय क्षेत्र के बाद। दूसरा जो है तुम्हारा इंडो बर्मा क्षेत्र में आता है, दूसरा इंडो बर्मा आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। तीसरा पश्चिमी घाट आता है, पश्चिमी घाट सबसे बड़ा है, ये याद रखना सबसे बड़ा है, ये भारत में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा। और चौथा सुगालैंड क्षेत्र आता है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा सुनो, आराम से सुनो बात। हॉटस्पॉट की बात करें तो वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जीवों में विविधताएं, जीवों की प्रजातियों की संख्या ज्यादा मिलती है।
वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और वैश्विक स्तर पर ये जो हॉटस्पॉट है वो टोटल 36 है, याद रखिएगा। और इन 36 में से 4 भारत में पाए जाते हैं। कभी भी कोई भी क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है तो उसके लिए आपके पास मापदंड क्या होने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता के हॉटस्पॉट अगर तुम्हें घोषित करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, नोट डाल कर यहाँ, इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता का हॉटस्पॉट, जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने के मापदंड क्या है, घोषित करने के मापदंड क्या रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 2 मापदंडों पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2 मापदंडों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला तुम्हारा मापदंड होगा इसमें, जो पहला होगा वो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को हम तुम्हारा हॉटस्पॉट घोषित कर रहे हैं, उस क्षेत्र का जो जीव जहाँ पाए जाते हैं वो कुल विश्व जीव स्तर का स्थान पर जाके होनी चाहिए, एंडेमिक प्रजातियां होनी चाहिए, लगभग 0.5%। याद रखना, उस क्षेत्र में पहला बात है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर रहे हैं उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों का, उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध का मतलब होता है एंडेमिक स्थानबद्ध प्रजातियों का 0.5% तो विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों का 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित हो, 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित हो तो हम उसको हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे। स्थानबद्ध का मतलब होता है एंडेमिक प्रजातियां, जो विश्व की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं उनका 0.5% से अधिक प्रजातियां उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिए, याद रखिएगा, उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिए। और संख्या के हिसाब से अगर स्थान पर कम से कम, यानी संख्या को इस 0.5% को संख्या में बात करें तो संख्या के आधार पर अगर बात करें तो संख्या के आधार पर स्थानबद्ध प्रजातियां कम से कम 1500 होनी चाहिए। प्रजातियां कम से कम 1500 होनी चाहिए, 1500 प्रजातियां उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिए। कुल जो एंडेमिक प्रजातियां होती हैं, एंडेमिक मतलब जो क्षेत्र विशेष में रहने वाली जातियां होती हैं उसी क्षेत्र में वो कम से कम 1500 प्रजातियां उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिए, इसलिए उसको हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विश्व की कुल स्थानबद्ध का मतलब होता है विश्व के अलग क्षेत्रों पर, जो जैसे खेती हमारे राजस्थान के विषय तो स्थानबद्ध प्रजातियां होती हैं, इसी स्थानबद्ध जो प्रजातियां होती हैं वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, संख्या के आधार पर 1500 होनी चाहिए, कम से कम 1500 होनी चाहिए, प्रजाति कम से कम 1500 होनी चाहिए। तो हम उसको स्थानबद्ध 1500 है तो उस क्षेत्र को हम क्या घोषित कर देंगे कि वास्तविकता में यह हॉटस्पॉट बनने के लायक है। ठीक है, मतलब समझना हॉटस्पॉट क्या है। तो हॉटस्पॉट होता है जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में जैव विविधता, जीवों में विविधता, जीवों की प्रजातियां अत्यधिक मिलती हो, वो हमारे हॉटस्पॉट होते हैं। हॉटस्पॉट शब्द जो देने वाला था वो नॉर्मन माइल्स थे, ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा, उन्होंने ये हॉटस्पॉट का कांसेप्ट लेकर आए, नॉर्मन माइल्स लेकर आए थे, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं हॉटस्पॉट की तो इसमें कुल 26 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, इनमें से 4 हॉटस्पॉट भारत वाले क्षेत्र हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट क्षेत्र हो गया, और तुम्हारा जो है वो नागालैंड क्षेत्र हो गया। ये 4 भारत में पाए जाने वाले, याद रखिएगा, ये 4 भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। बात करें, अगर हम बात करें कि हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तो हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम स्थानीय जो प्रजातियां होती हैं, स्थानीय मतलब होता है उसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली, तो एंडेमिक मतलब उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली कम से कम वैश्विक स्थान पर प्रजातियों का 0.5% क्षेत्र मिलेगा, तो वही हम उसे हॉटस्पॉट कहेंगे। बात सही करोगे तो मतलब समझा खेजड़ी स्थान पर प्रजाति है, जो तुम्हारे राजस्थान के, अगर मैं बात करूं गुजरात या राजस्थान का जो ये एरिया है जहां पर डेजर्ट एरिया होता है वहां पर खेजड़ी की प्रजाति एक स्थान पर प्रजाति कम से कम 0.5 वैश्विक से विविधता की अगर बात करूं तो 0.5% यही होनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजाति तो वो कहीं समय ना 0.5% उसी क्षेत्र में होनी चाहिए, तो कम से कम संख्या के आधार पर स्थान पर प्रजातियां कम से कम 1500 होनी चाहिए। और 1500 की बात अगर हम करें तो ये संवहनीय पौधे होते हैं, वैश्विक पौधे होते हैं, तो ये संवहनीय पौधे होने चाहिए, संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, संवहनीय होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, संवहनीय पौधों की, ये संवहनीय पौधों का मतलब समझ रहे हो यहाँ, संवहनीय पौधों का मतलब होता है वैस्कुलर प्लांट वे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ऐसे कम से कम 1500 प्रजातियां उसी क्षेत्र में निवास करनी चाहिए, तब हम उसे हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे, याद रखिएगा, तब हम उसे हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे। दूसरी बात ये कहता है कि उस क्षेत्र में जो जातियां हैं, मूल आवास का लगभग 70% वहां से गुजर चुका, मतलब तुमसे कहना चाह रहा है तो हॉटस्पॉट घोषित कर रहे हो, इसका मतलब उस क्षेत्र पर संकट गुजर रहा है, मतलब वहां पर इतनी अच्छी जैव विविधता वाली प्रजातियां पाई जा रही है लेकिन वो क्षेत्र संकट से गुजर रहा है, मतलब उसका 70% भाग खराब हो चुका है, तब हम उसको हॉटस्पॉट घोषित करेंगे, याद रखिएगा। मतलब है उस क्षेत्र के मूल आवास का, दूसरी बात क्या होगी, उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% गुजर चुका हो, गुजरने का मतलब वो नष्ट हो चुका हो, तब हम उसे अर्थात अगर मानव गतिविधियों से क्षेत्र का संकट में हो, इसका मतलब क्या होगा देखो, अर्थात मानव गतिविधियों से वह क्षेत्र संकट से गुजर रहा हो, याद रखना गुजर रहा हो, तो हम कहेंगे कि भैया अब इसको तुम लोग हॉटस्पॉट घोषित करो और वहां पर कुछ विशेष प्रावधान करो, तब हम उसे हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। तो ये शर्त है तुम्हारे हॉटस्पॉट के लिए, याद रखिएगा। और भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, और भारत में मैं आपको बता चुका हूँ 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। ये कहानी है तुम्हारी जैव विविधता की, जो मोटी बातें बता चुका हूँ, मोटी बातें तुम्हारी यही रहेंगी जैव विविधता के अंतर्गत। और ये टॉपिक तुम्हारा जैव विविधता वाला खत्म हो चुका है, तो जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा देखो, नोट डाल कर लिख देता हूँ, जैव विविधता जो दिवस होता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता नोट लिख देते हैं, नोट लिख लेना।
जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, आप मुझे बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कई बार तुमसे इसके प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखना, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हो, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। और एक और लिख लो तुम, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो मुझे तुम बता दो कि ये कब मनाए जाते हैं। जो लोग लाइव बैठे हैं बताइएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तब तक मैं चाय की दो घूंट ले लेता हूँ। बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। राज का उत्तर आया है क्या? चलिए बताइएगा मुझे बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कोई लाइव है कोई लोग अभी भी? बस खेल वालों, तुम आते हो बीच में भाग लेते हो, आते हो भाग लेते हो। याद रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई को मनाया जाता है। मई से पहले अप्रैल आता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। मार्च में हम जल मनाते हैं, जल पृथ्वी होता है वो बाद में। सनी पता मतलब सनी पता आप ही बता दीजिए। सनी पता क्या लिखा है? अच्छा क्या लिख लेते हैं आप? कौन नहीं पता लिख लेते हैं, सनी पता लिख लेते हैं। राज बताइएगा मुझे, तो आपको पता नहीं है तो याद रखो 22 मई को तुम जैव विविधता दिवस मनाते हो। सबसे पहले 22 मार्च पे आते हैं। 22 मार्च का से लेते हैं जल दिवस 22 मार्च को मना लो। पहले जल दिवस मना लो भैया, जल दिवस मनाओ पहले। ये मनाओ मार्च में, क्योंकि मार्च में होली आती है तो तुम जल से खेलते हो। ये 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। होली के समय, होली मार्च में आती है, तुमने देखा होगा। जल दिवस मनाते हो। जल दिवस, जल कहाँ पाया जा रहा है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी दिवस के बाद आता है जल, याद आएगा तुम्हारा 22 अप्रैल। और इसके बाद पृथ्वी पर जैव विविधता तो आती है। जैव विविधता तो पृथ्वी पर पाई जाती है भाई, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई ये हो गए तुम्हारे जैव विविधता के दिवस। याद रखिएगा ये हो गए तुम्हारे जैव विविधता के दिवस। तो इस प्रकार की कहानी हुई तुम्हारी जैव विविधता की। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये जैव विविधता की कहानी मोटी मोटी समझ में आई होगी, मोटी मोटी समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया होगा भैया, ये समझ में आया होगा कि हमने जैव विविधता पढ़ा। जैव विविधता के स्तर हमने पढ़े, अल्फा सॉरी आनुवंशिक जैव विविधता जो एक जाति उपजाति की बात होगी, आनुवंशिक स्तर पर बात होगी। फिर अलग अलग प्रजातियों की बात होगी, प्रजाति जैव विविधता का होगा। पारिस्थितिक तंत्र की बात होगी तो उसे पारितंत्र जैव विविधता बोला गया था। याद रखिएगा जैव विविधता का मापन कर सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा की बात की थी हमने। पारितंत्र में प्रजाति की संख्या काउंटिंग कर रहे हैं तो अल्फा कर रहे हैं, और एक पारितंत्र से दूसरे में जो विस्थापन हुआ है, जो अंतर पैदा हो रहा है उसे बीटा कहते हैं। अल्फा बीटा को जोड़ दोगे तो गामा कहेंगे, गामा कहेंगे। कोई बात नहीं राज, बहुत बढ़िया सोनू जी, बस वन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को जैव विविधता के नष्ट होने के कारण बताए थे। इससे पहले मैंने जैव विविधता के उपयोग में बताए थे कि जैव विविधता का महत्व क्या है। और इसके अलावा मैंने जैव विविधता प्रवणता भी बताई थी कि धुओं से भूमध्य रेखा करवाते हैं, कुछ अक्षांशों से निम्न अक्षांशों से करवाते हैं, या पहाड़ों के कुछ वाले क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में करवाते हैं, तो एनवायरमेंट कंडीशन जो है वो स्टेबल हो जाती है, उस वजह से जीवों की संख्या बढ़ती है। तो धुओं से भूमध्य रेखा जीवों की संख्या बढ़ी, जीवों में विविधताएं बढ़ी, जैव विविधता बढ़ी। और पहाड़ों पर कुछ क्षेत्रों से जब मैदानी इलाके करवाते हैं तब भी जीवों में विविधताएं, जीवों की प्रजातियों की संख्या बढ़ती है, जीवों में विविधताएं बढ़ती है। और जब जीवों में विविधताएं बढ़ती है जैव विविधता, तो आपको पता है प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, याद रखिए जैव विविधता प्रवणता। इसके बाद हम जैव विविधता के नष्ट होने के कारण पढ़े थे। और इसके बाद हमने जैव विविधता के संरक्षण में इन सीटू और एस सीटू की बात की। दो चीज जहां रहता है तो उसी में हम उसका संरक्षण करें, तो इन सीटू बोलेंगे हम, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व आते तुम्हारे। और अगर कोई चीज इस वातावरण रहते हैं उसके अलावा उसे कृत्रिम आवास में संरक्षण दिया जाए तो एस सीटू होगा। इसके तुम्हारे चिड़ियाघर बनाए गए हैं या बॉटनिकल गार्डन बनाए गए हैं, तो वो कहानी रहेगी। तो इस प्रकार की बात हमने की है, याद रखिएगा इस प्रकार की बात हमने की है। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक होता है प्राकृतिक संसाधन। मुझे लगता है तुम लोगों को आता होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइव बैठे राज और शिवा, बताइएगा मुझे कि क्या आप लोग ये टॉपिक आता है आप लोगों को, क्या करवाया जाए मुझे बताना। आप लोगों को आता है तो करवाया जाए, मुझे बताइए थोड़ा सा, करवा दीजिए बस। आप तो हर बात कहते हैं करवाइए, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिया करो। प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव शुरू कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव, प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव। तो आखिर ये प्राकृतिक संसाधन या संसाधन क्या होते हैं? रखरखाव या उनका प्रबंधन, रखरखाव या प्रबंधन कैसे करेंगे उनका, ये दिखना है। प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव या प्रबंधन क्या होता है? पहले बात आती है कि ये संसाधन क्या होते हैं। संसाधनों का मतलब होता है वे साधन या वे स्रोत जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो संसाधन होते हैं। क्या बोला मैं? वे साधन या स्रोत जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। वायु, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन मरण हो जाए। जल, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं। ये प्रकाश, पर इस पृथ्वी पर भोजन का निर्माण हो पाएगा। खनिज होते हैं बहुत सारे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि वे साधन या स्रोत जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो आपके संसाधन कहलाते हैं। याद रखना, संसाधन कहलाते हैं। और इस वजह से मानव का जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन है या आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। और वे संसाधन जो तुम्हें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हो, वे संसाधन जो तुम्हें प्रकृति से, वायु, जल, ये सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या है? अगर हम बात करें संसाधन क्या है, तो वे साधन या वे स्रोत या वे साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। वे स्रोत हो गए या वे साधन हो गए तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। याद रखना, तो वे साधन या स्रोत, वे साधन या स्रोत तो मानव की आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इससे मानव की आर्थिक, जिससे मानव की आर्थिक, सामाजिक, जिससे मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं होती है, सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं होती है पूर्ति होती है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पूर्ति होती
संसाधन कहलाते हैं, याद रखिएगा, संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो वे साधन या स्रोत जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जो प्रकृति से डायरेक्ट हमें प्राप्त होते हैं, तो प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हैं, वो तुम्हारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, याद रखिएगा। और प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। वैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन तुम्हें मिले, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे हमारे लेवल पर, और कुछ संसाधनों की बात करेंगे। तो 9-10वीं कक्षा होगी, उन्हीं संसाधनों के बारे में बात करेंगे, बाकी ज्यादा संसाधनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सारी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में बातें करेंगे कि आखिर ये संसाधन होते क्या है, कौन कौन संसाधनों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जल के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी वायु के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी याद रखिएगा, वनों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन संसाधन। वैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन मिलेंगे, जैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, वैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं, जैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जिनमें बात करें जिनमें से कुछ प्रमुख है। पहला है जल संसाधन पर बात करेंगे, पहला जल संसाधन पर बात करें, दूसरा खनिज संसाधन पर बात करें, खनिज संसाधन पर बात करेंगे, इनको कैसे बताया जा सके, उपयोग कैसे किया जा सके। तीसरा हम बात करेंगे मृदा संसाधन, मिट्टी यानी मृदा संसाधन की बात करेंगे हम यहाँ पर, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, रखरखाव कैसे किया जा सकता है, उपयोग कैसे किया जा सकता है। वन संपदा संसाधन की बात करेंगे, वन संपदा संसाधन की बात करेंगे हम, तो हम किसकी बात करेंगे, जल संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे तुम्हारे नम भूमि, ये वेटलैंड्स की बात करेंगे, नम भूमि संसाधन पर बात करेंगे, नम भूमि संसाधन की बात करेंगे हम कुछ ऊर्जा संसाधनों की भी बात करेंगे, याद रखिएगा, ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे हम, तो तुम्हारे ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। ये कुछ संसाधन हैं जिन पर हमारी चर्चाएं रहेंगी, और एक और इसमें होता है हमारा समुद्री संसाधन, उस पर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे, याद रखना, समुद्री संसाधन, इस पर आज हम पूर्ण डिटेल है, याद रखिएगा। तो समुद्र से बहुत सारे भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे भोज्य पदार्थ में प्राप्त होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो भी चलेगा आपका प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैविक टॉपिक हमने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये जैविक की कहानी जो मेन बातें हमने की हैं वो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्राकृतिक संसाधनों के साथ। कल ये साइड कंप्लीट हो जाएगा, कल या परसों तक तुम्हारे पास क्लियर का जितना टॉपिक है मैं पूरा करवा चुका हूं, सारी बातें करवा चुका हूं, एक चीज हमने पढ़ी, वो डिटेल से पढ़ी, मुझे लगता है कि हमारा रजिस्टर पूरा भर गया हुआ है इस टॉपिक को जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और परसों 2 दिनों में मैं आपका